वेलकम बैक बच्चा पार्टी साइंस राइजर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ ए सेल्स। अब तक हमने क्या किया था, रजिस्टर्स की ग्रुपिंग पढ़ी थी। अब रजिस्टर की ग्रुपिंग के बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है सेल्स की ग्रुपिंग का। और इस पे क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, कैसे नीट के अंदर, कैसे आईआईटी के अंदर, कैसे किस हिसाब से न्यूमेरिकल को टैकल करना, सभी बातों के बारे में बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि उसमें सारा मटेरियल आपको मिलेगा जो भी इससे रिलेटेड होगा। और उससे अलावा भी आपको कुछ चाहिए तो वहां पे मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की जब हम बात करते हैं तो अभी तक जो हमने सेल्स पढ़ा था, सेल्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बेसिक आपको पता होना चाहिए। सेल्स की बेसिक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हमारे पास एक कैपिटल और एक स्मॉल ये होता है। इसको बेसिकली ऐसे इसे शो करते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम सेल से डिनोट करते हैं। जब ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स को ग्रुप में ऐड करना है, या तो सीरीज में या पैरेलल में, या सीरीज और पैरेलल दोनों को मिला के अब ऐसी बातें करनी है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसके लिए हमें टाइप बना दी गई कि सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज की ग्रुपिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड हो जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल के अंदर ग्रुपिंग, और थर्ड हो जाएगा मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग, तीन टाइप की ग्रुपिंग है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सीरीज की ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग की बात करते हैं। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि ये सारे एक साथ भाई हैं। सपोज कीजिए कि हमने बहुत सारे सेल्स ले लिए और सभी आपस में भाई हैं। बहुत सारे सेल्स को ऐसे ऐड कर दिया हमने। देखिए, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, इस प्रकार हमने उनको किस में ऐड किया है, उसमें सीरीज में ऐड किया है। और कितने सेल्स हमने ले लिए, एन नंबर ऑफ सेल, आगे तक जाके हमने एन नंबर ऑफ सेल्स ले ली इस प्रकार से। और प्रत्येक सेल का ईएमएफ E1 है। प्रत्येक सेल का जो ईएमएफ है वो किसके बराबर है, E के बराबर है। इसका भी ईएमएफ E, इसका भी ईएमएफ E, और सभी का ईएमएफ क्या है, E के बराबर है। और प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, R के बराबर, स्मॉल r के बराबर। और इनको बाहर से एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कैपिटल R के बराबर। ठीक है, यहां पे R जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर, इंटरनल रेजिस्टेंस। रिमेंबर वन थिंग्स, आपको एक बात यहां पे याद रखनी है, और वो बात ये है कि हमारे पास प्रत्येक जो सेल्स हैं उन्हीं सभी सेल्स का ईएमएफ E है, और R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और बाहर से कैपिटल रेजिस्टेंस R से उसको कनेक्ट कर दिया। सिंपल सी बात समझने का मतलब ये कि कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर सारे घर एक जैसे हैं, सभी के सभी। कई कॉलोनीज ऐसी बनाई जाती हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा जिसमें प्रत्येक घर का डिजाइन सेम होता है। प्रत्येक घर के अंदर डिजाइन तो सेम हो गया, मतलब ईएमएफ सेम होगा, डिजाइन का मतलब ईएमएफ। और उसके बाद जो कलरिंग की है उसके ऊपर वो भी सेम कर दी सबके ऊपर, तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो गया। अब बाहर से एक हेड ऑफिस बना दिया जिसका कलर अलग है, एक हेड ऑफिस जो पूरी कॉलोनी को कंट्रोल करेगा, उसको कैपिटल R कह दिया, इस प्रकार कनेक्शन कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहां पे अगर मुझे करंट फाइंड आउट करना होगा तो करंट किसके बराबर होगा, टोटल ईएमएफ के बराबर, यानी कि टोटल ईएमएफ के बराबर डिवाइडेड बाय में टोटल रेजिस्टेंस के बराबर, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर। कहने का मतलब यह है कि जो हेड ऑफिस ऑपरेट कर रहा है, जो ऑपरेटर का काम करेगा हेड ऑफिस, वो ये जानना चाहता है कि इस पूरी कॉलोनी के अंदर कितना करंट जा रहा है, ये उसको पता करना है। अगर उसकी पूरी कॉलोनी के अंदर करंट का पता करना है तो उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सारे मिलके कितनी तो ईएमएफ ले रहे हैं, और सब का मिला के कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, यहां पे जो हेड ऑफिस बैठा है उसको ये पता करना है कि ये पूरी की पूरी कॉलोनी जो सेम डिजाइन की बनाई है उसमें कितना खर्चा आया, और उसकी कलरिंग का कितना खर्चा आया, और इस हेड ऑफिस को भी मिलाना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो उसी के अंदर आता है। सभी का खर्चा जोड़ना चाहता है, वो सभी का करंट पता करना चाहता है। तो ये बोला जाता है कि सीरीज के अंदर वोल्टेज हमेशा डिवाइड होती है, और वोल्टेज और ईएमएफ एक ही बात है, उसके अंदर बेसिक डिफरेंस है, वो मैं पहले समझा चुका हूं। तो एक सेल का ईएमएफ E है तो एन सेल का ईएमएफ कितना होगा, एन E के बराबर, क्योंकि पहले का सेल का E1 है, दूसरी का E2, तीसरी का E3, तो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, सबका ऐड होता चलेगा। तो टोटल ईएमएफ हमारे पास, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ, बड़ा ही सिंपल सी बात है,
टोटल ईएमएफ हो जाएगा, एक सेल की है ई तो एन सेल की कितनी हो जाएगी, एन इंटू ई के बराबर। अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर लें। इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते तो एक सेल का आर, दो सेल का 2 आर, तीन सेल का 3 आर, एन सेल का कितना, एन आर, क्योंकि सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी प्रकार तो ये हो जाएगा एन इंटू आर के बराबर। बट टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो इंटरनल था ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी एन आर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो इसके सीरीज में है वो कौन है, कैपिटल आर। तो ये टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल ईएमएफ, हमारे पास करंट आ जाएगा। देखिए नाउ वी विल गेट ए करंट, करंट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, टोटल ईएमएफ इज एन इंटू ई डिवाइडेड बाय में टोटल रेजिस्टेंस इज एन इंटू आर प्लस आर, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो दिस इज द रिजल्ट, या हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। तो ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ सीरीज की ग्रुपिंग थी। अब यहाँ पे कुछ और बातें हम निकालते हैं। ये कहते हैं ना कि हम किफायती, जब घर में हम कोई काम करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं जिससे हमारा पैसा बचे, और वही काम यहाँ पे करना चाहते हैं। यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि टोटल करंट क्या है, वो हो जाएगा एन इंटू ई डिवाइडेड बाय में एन इंटू आर प्लस कैपिटल आर। तो हम कुछ स्पेशल केस बना लिया, स्पेशल केस बना लिया। पहला स्पेशल केस ये सोच लिया कि जो n इंटू आर है वो ग्रेटर 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 देन r है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास बाहर का रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, और ये जो बाकी इनका सम है वो सबसे बड़ा है, इस r से बड़ा है, इसलिए हमने ये ले लिया। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास करंट किसके बराबर आ जाएगा, n इंटू ई डिवाइडेड बाय में इस r को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्मॉल है, यहां पे दिखाई दे रहा, नीचे क्या बचेगा, n इंटू आर। अब n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नाउ करंट कम्स आउट टू बी E डिवाइडेड बाय में R के बराबर, E डिवाइडेड बाय R, ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने किया तो क्या है कि बहुत सारे सेल्स को सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ने के बाद जो करंट हमें मिल रहा है वो केवल एक सेल के बराबर मिल रहा है। तो ये तो अच्छी प्लानिंग नहीं है। हमने क्या किया, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने बहुत सारे सेल्स को जोड़ दिया, और सेल्स को जोड़ने के बाद लास्ट में जो करंट आया वो तो एक सेल के बराबर आया, मतलब बहुत कम करंट आया। तो ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये स्पेशल केस अच्छा नहीं है। हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहते हैं। उसको सेकंड स्पेशल केस की बात की। सेकंड स्पेशल केस में क्या कहता है, अब की बार एन आर को मैं छोटा ले लेता हूं, स्मॉलर 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 देन कैपिटल आर। ये कर लिया हमने। जब ये किया तो अब की बार करंट हमारे पास कितना होगा, एन इंटू ईएमएफ ई। अब की बार एनआर की वैल्यू स्मॉल है तो एनआर को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और नीचे कौन बचेगा, आर बचेगा। तो दैट इज आई इज इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाय में आर। तो हो गया। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इसको इस तरह से लिख सकता हूं, एल मल्टीप्लाई बाय में ई डिवाइडेड बाय में आर, इस प्रकार लिख सकता हूं। यानी कि हमने क्या किया, केवल एक सेल उसके अंदर लगाया है, क्योंकि अब की बार एनआर को छोटा ले लिया, आर को बड़ा ले लिया, तो एक सेल लगाया और उसके कारण जो करंट मिल रहा है वो एन टाइम्स ऑफ ई बाय आर, एन टाइम्स मिल रहा है। एक सेल के कारण ही एन टाइम्स करंट मिल रहा है। अगर एक सेल के कारण ही एन टाइम्स करंट हमें मिल रहा है तो इसका तो हमें बेनिफिट है, इसलिए ये क्या हो गई, अच्छी अरेंजमेंट हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन केस ऑफ सीरीज, इन केस ऑफ सीरीज, सीरीज का जब भी केस लोगे, सीरीज का केस लोगे, सीरीज इन केस ऑफ सीरीज ऑफ सेल, सेल्स की सीरीज बनाओगे, देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है तो हमारे लिए बेस्ट है, नहीं तो सिचुएशन बेस्ट नहीं है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया और ये सॉल्यूशन आ गया। इस पे कैसे क्वेश्चन होगा उसको बाद में देखेंगे। अब दूसरी ग्रुपिंग ले लेते हैं। दूसरी ग्रुपिंग हमारे पास कौन सी हो जाएगी, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग की बात करते हैं। देखिए अब पैरेलल ग्रुपिंग में क्या करेंगे, हमारे पास ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल, ऐसे करते करते हमारे पास n नंबर ऑफ सेल हो गए, और सभी को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में, ऐसे इस प्रकार, इस प्रकार से। और बाहर से क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। आपको पता है वो तो हम लगाते ही हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R होगा। इसका ईएमएफ भी क्या है, E है। इसका ईएमएफ भी क्या है, E है। इसका ईएमएफ भी क्या, E है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। फिर से हमारे पास करंट का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ, वही सेम फार्मूला, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय माय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर ये फार्मूला चल रहा है, आपकी बार टोटल ईएमएफ निकालनी है,
टोटल ईएमएफ अगर हमें निकालनी है, अब इस बात को समझिए, टोटल ईएमएफ हमें पता पैरेलल के अंदर ईएमएफ हमेशा सेम रहती है, एक सेल की ईएमएफ इसके बराबर, इसके बराबर, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ सेम रहती है। जब रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में बताया था तो वहां बताया गया था कि सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, जिसको ईएमएफ भी बोलते हैं। किसी को नहीं पता तो प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट लेक्चर है, जाके देखिए। अगर हमारे पास सबकी ईएमएफ सेम है, ईएमएफ सेम है, तो दैट इज द ई के बराबर होगी। अब टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास एक जो सेल है उसका रेजिस्टेंस आर है, दूसरे का आर, तीसरे का आर, बट सारे के सारे किस में कनेक्ट है बच्चे, सारे के सारे स्टूडेंट्स पैरेलल में कनेक्ट हो। पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, 1/rp इज इक्वल टू पहले का 1/r प्लस दूसरे का 1/r, ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंचे, n सेल तक, और उसका हो जाएगा n/r। तो दैट इज टोटल इज इक्वल टू n/r के बराबर हो गया। तो 1/rp इज इक्वल टू में n/r के बराबर, ये हो जाएगा, ये हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, rp की वैल्यू निकालेंगे, तो दैट इज r डिवाइडेड बाय में n, ये हो जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहे तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगा, इस पूरे सिस्टम के किसमें है, सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, r प्लस r डिवाइडेड बाय में n, ये हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, n को एलसीएम ले लेते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो n इंटू r, और इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस r हो जाएगा। तो दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस एंड दैट इज द टोटल ईएमएफ। उस फार्मूले में रखेंगे तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगा, दैट इज द करंट इज इक्वल टू में टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ की बात करते हैं तो EI है, और टोटल रेजिस्टेंस की अगर बात करोगे तो दैट इज NR प्लस R डिवाइडेड बाय N, दैट इज NR प्लस R डिवाइडेड बाय N। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो करंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी N इंटू EMF E डिवाइडेड बाय NR प्लस R के बराबर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम करना, स्पेशल केस लेने हैं, यानी कि जो अभी तक हमने पढ़ा उसका स्पेशल केस हमें देखना होगा। यहाँ पे स्पेशल केस, स्पेशल केस, इसका पहला स्पेशल केस, अगर इस NR की वैल्यू ग्रेटर 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 देन हो जाए R से, तो देन वी विल राइट दैट I इज इक्वल टू N इंटू EMF E डिवाइडेड बाय में। अब ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, दैट इज N इंटू R, फिर से N से N कैंसिल, दैट इज E डिवाइडेड बाय में R, ठीक है। तो हमें करंट क्या मिला, करंट हमें मिला E डिवाइडेड बाय में R के बराबर। मतलब बहुत सारे सेल्स को मैंने किस में जोड़ा था, पैरेलल में जोड़ा था। जब बहुत सारे सेल्स को पैरेलल में जोड़ा तो हमें जो करंट मिला है वो केवल एक सेल के बराबर मिला है। अब बहुत सारे सेल हमने खर्चा कर दिया, बहुत सारे सेल को जोड़ दिया और करंट मिल रहा है एक सेल के बराबर, तो दैट इज नॉट ओके, ये तो अच्छी सिचुएशन नहीं है, इसलिए हम दूसरी सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। देखिए सेकंड स्पेशल केस, इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इस NR को अब की बार लेस देन ले लेते हैं R से, उल्टी सिचुएशन ले ली, तो नाउ करंट कम्स आउट टू बी, अब करंट कितना हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय में N इंटू R। देखिए E डिवाइडेड बाय, अब की बार हमने क्या किया, इसको छोटा ले लिया, इसको बड़ा ले लिया, तो ये अब की बार नेग्लेक्ट हो जाएगा, केवल वो बचेगा, दैट इज N इंटू E डिवाइडेड बाय में R, दैट इज करंट इज इक्वल टू में N टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय में R। मतलब क्या हुआ, एक सेल के कारण करंट कितना मिल रहा है, N टाइम्स करंट मिल रहा है। एक सेल जोड़ा है और एक सेल के कारण हमें जो करंट मिल रहा है वो कितने टाइम्स मिल रहा है, N टाइम्स मिल रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती कि कम सेल लगाए पर करंट ज्यादा के कारण मिले, सेल तो कम लगाया पर करंट मिले जैसे बहुत सारे सेल हमने लगाए हो, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियरी रहेगा, इसको हम लेंगे, इसको लेंगे तो ये सिचुएशन अच्छी एग्जिस्ट करेगी, ये सिचुएशन अच्छी एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, जब पैरेलल का केस होगा तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा पार्टी, जब हम पैरेलल की ग्रुपिंग करते हैं सेल्स की तो उसके अंदर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और इस सिचुएशन को याद रखें, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो टाइप की ग्रुपिंग हमने की है अभी तक, इसके बाद हम करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग के बारे में। द थर्ड वन इज मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी ग्रुपिंग है, ठीक है। ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि कई बार क्या करता है सीबीएसई बोर्ड से इनको बाहर कर दिया गया और की बार
जैसे कोरोना की वजह से थोड़ा इन्होंने अपने करिकुलम में चेंज किया है, जो स्कूलिस्टिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर थोड़ा चेंज कर लिया है करिकुलम में, तो उसमें चेंज करने के कारण हो सकता है टॉपिक पर ये नीट के सिलेबस में है और इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। 12th स्टूडेंट के बच्चे को, 12th क्लास के स्टूडेंट के बच्चे को ये जानना चाहिए। अब बात करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग की। देखिए मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए हमने बहुत सारे सेल्स लिए इस प्रकार, 2 सेल्स 3 सेल्स, और इनको किस में कनेक्ट कर दिया है, इनको कनेक्ट कर दिया हमने सीरीज के अंदर, ऐसे इस प्रकार। प्रत्येक की ईएमएफ ई है, इसकी भी ईएमएफ ई है, इसकी भी ईएमएफ ई है और इसकी भी ईएमएफ ई है। इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, आर है। अब इसी प्रकार हमने n सेल इसमें कनेक्ट कर दिए। अब इसी प्रकार हमने क्या किए, देखो ये तो होगी किसकी, सीरीज की। अब इसके पैरेलल में ऐसा ही एक सिस्टम और लगा दिया हमने, क्योंकि हमें क्या करनी है, मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है। मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है तो इस प्रकार ये सिस्टम लगा दिया हमने इसके पैरेलल में, देखिए इस प्रकार से। ऐसे करते करते हमने एम रोज लगा दी, नीचे तक एम रोज ये लगा दी। एम रोज हमने कनेक्ट कर दी, ये कनेक्ट कर दी इस प्रकार। और यहां बाहर एक फिर से क्या लगा दिया हमने, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जिसको हमने कहा कैपिटल आर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इन सेल्स का भी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस ई, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस ई है। अब यहां पे समझने की आपके लिए एक बात है, वो बात क्या है कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि सबसे पहले मैंने एक ये उठाई, इस रो में, इस रो के अंदर n नंबर ऑफ सेल है और ऐसी m रोज हमने पैरेलल में लगा दी, तो सीरीज भी हो गया, पैरेलल भी हो गया, दोनों के साथ हो गया, तो हमारे पास क्या बन गई, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो यहां पे कितनी रोज है हमारे पास, m रोज हैं, और एक रो में कितने हैं, n सेल्स हैं। एक रो में m रोज हैं और एक रो में कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं। फिर से वही फंडा है मेन कि I किसके बराबर हो जाएगा, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय में टोटल रेजिस्टेंस। वही बात है हमारी तो, क्योंकि किरचॉफ लॉ ने यही बताई थी हमें, इससे अलावा कुछ पता ही नहीं। इसी से बेस के ऊपर काम करेंगे। अगर इसके बेस के ऊपर काम करेंगे तो एक बात सपोज कीजिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं ईएमएफ की, ठीक है, ईएमएफ की बात करता हूं। अगर मैं इस एक ब्रांच की बात करेंगे, दो की नहीं, एक ब्रांच की, अभी अभी हमने सीरीज की बात की थी, सीरीज में बताया था एक सेल का ईएमएफ ई, दूसरे का 2 ही, तीसरे का मिला 3 ही, एन सेल का कितना, एन ई के बराबर, ईएमएफ एन ई के बराबर। अब यही को हमने किस में लगा दिया, पैरेलल में। अब पैरेलल में ईएमएफ क्या रहती है, सेम, इसकी एन ई है तो इसकी भी एन ई, सभी की कितनी रहेगी, एन इंटू ई, क्योंकि ईएमएफ पैरेलल में क्या रहती है, सेम रहती है। अगर ईएमएफ पैरेलल में सेम रहती है तो टोटल ईएमएफ कितनी ही रहेगी, एन इंटू ई के बराबर। कई बच्चे ऐसे कर देते एन ई प्लस नीचे वाला एन ई, 2 एन ई, 3 एन ई, तो ऐसे कर देते, नहीं। बचा पार्टी क्या है कि एक सेल का ईएमएफ ई है तो एन सेल का एन इंटू ए, एक ब्रांच होगी, दूसरी ब्रांच इसके पैरेलल में, और पैरेलल में ईएमएफ क्या रहती है, सेम, तो प्रत्येक सेल की ईएमएफ क्या रहेगी, एन इंटू ई के बराबर रहेगी। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस, वो भी इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए एक सेल का रेजिस्टेंस आर है तो एन सेल का रेजिस्टेंस कितना हो गया, एनआर, मतलब ऊपर वाली ब्रांच का एनआर, इस वाली ब्रांच का भी एनआर, ऐसे करते करते यहां तक कितना होगा, एनआर प्रत्येक का। अब प्रत्येक का एनआर चल रहा है, प्रत्येक का एनआर चल रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में आर इन पैरेलल, क्योंकि पहले वाली ब्रांच का एनआर रेजिस्टेंस पैरेलल में है दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, और ऐसे एम रोज तक वो किसमें चल रहा है, पैरेलल में। तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 बाय में एनआर प्लस में दूसरे का 1 बाय में एनआर, और कहां तक चलना है, हमें पैरेलल तक चलना है, तो कितना आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय में n इंटू आर, क्योंकि m रोज है, m रोज है तो सभी को किसमें, m रोज में, तो m डिवाइडेड बाय में n इंटू आर। ऐसे इसको ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखना। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल कम्स आउट टू बी, ये पूरी मिक्स्ड ग्रुपिंग इस आर रेजिस्टेंस के सीरीज में है, सीरीज में तो आर प्लस में m डिवाइडेड बाय में n इंटू आर। इसको हम फाइनली करते हैं तो क्या करेंगे, हम करेंगे एन आर को क्या ले लिया, एलसीएम, ऊपर जाएगा एन आर, सॉरी ये आपने थोड़ा बीच में वो छोड़ दिया, देखिए ये क्या कर दिया हमने, ये तो 1 अपॉन आरपी आया था, 1 अपॉन आरपी आया था, इसको सोल्व तो किया ही नहीं, आरपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आर डिवाइडेड बाय में एम। तो ध्यान रखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। अब निकालेंगे टोटल, अब निकालेंगे टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, आर प्लस में एन आर डिवाइडेड बाय में एम, इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये इसके बराबर चल रहा है तो हमने क्या ले लिया, नीचे m को कॉमन ले लिया, m को कॉमन ले लिया तो ये इस तरफ आएगा mr, और प्लस कितना हो जाएगा nr, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस। अब ये टोटल रेजिस्टेंस है। अगर आपने ये थोड़ी सी बात जिसको थोड़ा कम समझ आई तो एक दो बार बैक करके आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या बात है, क्या समझाना चाहता हूं। तो दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस एंड दैट इज टोटल ईएमएफ। इसी फार्मूले में रखेंगे, हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज टोटल ईएमएफ इज n इंटू ई एंड टोटल रेजिस्टेंस इज mr प्लस nr
डिवाइडेड बाय में एम, देख लीजिए एम आर प्लस एन आर डिवाइडेड बाय एम इसी के बराबर है। अगर इसके बराबर है तो हमारे पास करंट हो जाएगा एम ऊपर जाएगा तो एम एन इंटू ई डिवाइडेड बाय में एम आर प्लस एन आर इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि इस सर्किट के अंदर हमें करंट मैक्सिमम निकालना है, यानी कि मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है, ये बोल रहा है। अगर करंट को मैक्सिमाइज करना है, देखिए करंट को मैक्सिमाइज करने का एक ही तरीका, अगर मैं इस डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दूं, अगर डिनोमिनेटर मिनिमाइज होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यही सिचुएशन, इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर करंट, फॉर दिस, फॉर मैक्सिमम करंट एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। वो कितना होना चाहिए भाई, मिनिमम होना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। अब ये मिनिमम होगा, अगर ये मिनिमम होगा तो करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब वो कंडीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जिसके ऊपर करंट मैक्सिमम होगा। अब करंट मैक्सिमम की कंडीशन क्या है, देखिए ये हमारे पास बता दिया, इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अब देखिए इसकी वैल्यू मिनिमम बताता हूं कैसे आएगी। अगर मैं ऐसा कर दूं, सोच के देखिए, m इंटू आर प्लस, इसके साथ प्लस साइन लगा के, इसका हमें क्या किया गया, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें, इसका स्क्वायर रूट n इंटू आर, इसका स्क्वायर माइनस साइन के साथ 2 एम आर एन आर, इसके ऊपर रूट ऐसे लगा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा इस साइड ले लेते हैं, प्लस प्लस साइन के साथ फिर से 2 रूट एम आर एन आर, ये ले लिया। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, एम आर एन आर को क्या लिखा, रूट एम आर का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल होके एम आर ही बचना है, देखिए ये बच गया। फिर रूट एन आर का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल होके फिर से एन आर बचना है। यहां पे क्या, माइनस 2 एम आर प्लस एन आर और प्लस 2 एम आर प्लस एन आर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो रिजल्टेंट यही मिलता है हमें, एम आर प्लस एन आर, यही मिलता है। इसको मैंने इस फॉर्म में बना दिया, मैथमेटिक्स की फॉर्म में, जो मैथमेटिकल टर्म है उसकी फॉर्म में मैंने इसको इसके बराबर बना दिया, ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, करंट के अंदर मैं ऐसा लिख सकता हूं, अब मैं इस करंट की वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए कैसा लिख सकता हूं मैं इस करंट की वैल्यू को, मैं ऐसा लिख सकता हूं एम एन इंटू ई डिवाइडेड बाय, मैं इसकी वैल्यू देख सकते हो, इसका स्क्वायर करके ये कैंसिल आउट होके ये कैंसिल आउट होके और इससे ये कैंसिल आउट होके यही टर्म दे रहा। तो मैं इस टर्म को जो हमारे पास नीचे आई थी उसको ऐसे लिख सकता हूं कि दैट इज रूट एम आर स्क्वायर प्लस रूट एन आर का स्क्वायर, ये हो गया, माइनस अंडर द रूट 2, सॉरी मैं इसको यहां से थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, आगे हो जाएगा 2 रूट एम आर एन आर प्लस 2 रूट एम आर एन आर, ये हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास। अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है, अगर हमें इसको मिनिमाइज मतलब इस डिनोमिनेटर को मिनिमम बनाना है, तो मिनिमम बनाने की सिचुएशन ये है कि जो हमारे पास रूट एम आर है माइनस रूट एन आर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर। यानी कि रूट एम आर प्लस रूट एन आर इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है। कैसे है उस बात को भी समझ लीजिए, देखिए मैं इसको बता देता हूं आपको अच्छे से। अगर आप इस पूरे को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ए की वैल्यू रूट एम आर है, बी की वैल्यू रूट एन आर है, इसको सोल्व करोगे तो ए का स्क्वायर रूट एम आर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर रूट एन आर का स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रूट एम आर माइनस रूट एन आर और इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस टर्म को, इस वाली यहां तक की टर्म को, यहां तक की टर्म को ये टर्म लिख सकता हूं, इसको समझ लेना। इसका स्क्वायर करेंगे ये आ गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे ये आ गया माइनस 2ab, तो 2 रूट एम आर रूट एन आर, ये हो गया। अब क्या करना, मुझे मिनिमम करना, मिनिमम करना, तो अगर ये मिनिमम होगा, ये 0 के बराबर हो गया, तो ये पूरी क्वांटिटी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ये ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो मुझे मिनिमाइज करना, मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर रख दूं, 0 के बराबर रखते ही ये मिनिमम बचेगा, इसलिए हमने इसको 0 के बराबर रखा। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम लिखेंगे रूट एम आर, स्क्वायर जाएगा 0 का, कोई फर्क नहीं पड़ना, इज इक्वल टू रूट एन आर, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, कैंसिल आउट, दैट इज एम आर इज इक्वल टू एन इंटू आर। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट। तो ये किसकी कंडीशन होगी, मैक्सिमम करंट की।
कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। जब भी मैक्सिमम करंट करना होगा तो एमआर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एनआर की वैल्यू। अब कैसे मॉडिफाई किया ये देख लीजिए, रूट एम आर स्क्वायर, इस चीज को ये लिखा और फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमने बता दिया कि ये पूरी चीज है ए माइनस बी का स्क्वायर है। अगर इस डिनोमिनेटर को मिनिमम करना तो इसको जीरो के बराबर पुट कर दो, ये मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम चला जाएगा। इस प्रकार से किया और कंडीशन ये है, इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं तो इसलिए इसको याद रखें। अब तक तो हमने किया था सीरीज, पैरेलल और इसकी मिक्स्ड ग्रुपिंग, तीनों कर ली। अब क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्स अभी तक तो आइडेंटिकल लिए थे, देखिए सारे सेल्स आइडेंटिकल थे, सबकी ईएमएफ ई थी, ये देखिए सबकी, इससे पहले वाले में भी सबकी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। बट ऐसा ना होकर के ये नॉन आइडेंटिकल सेल आ जाए, ठीक है, नॉन आइडेंटिकल सेल। अब नॉन आइडेंटिकल सेल सीरीज के अंदर, सीरीज में कैसे सेल, नॉन आइडेंटिकल। अभी तक तो क्या था, आइडेंटिकल सेल थे, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉन आइडेंटिकल सेल के बारे में। नॉन आइडेंटिकल सेल्स का मतलब क्या होता है, देखिए सीरीज में पढ़ने हमें, सबसे पहला सेल्स ये हो गया, सपोज कीजिए दो सेल ये हो गया, दो ही सेल के लिए आपको बता रहा हूं मैं। पहले का ईएमएफ है E1, दूसरे का ईएमएफ है E2, पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस है R2। इस प्रकार हो गया, पहले का ईएमएफ E1, दूसरे का ईएमएफ E2, पहले का रेजिस्टेंस R1 और दूसरे का R2, और दोनों को किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। इसमें से करंट I पास कर दिया, I करंट इसमें से चला गया, ठीक है। अब आपको इतना पता हो गया। अब क्या होता है, अगर हम इसको सॉल्यूशन करना है, इसके सॉल्यूशन के बारे में पता करना है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस पहले के पास वोल्टेज V1 होगी तो दूसरे के पास वोल्टेज कितनी होगी, V2, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, डिवाइड होती है। यू नो वेरी वेल, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड होती है और सीरीज के अंदर क्या होता है, करंट सेम रहता है। सॉरी, सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, उल्टा बोल दिया था मैंने, पैरेलल में वोल्टेज सेम पर सीरीज में वोल्टेज डिवाइड। तो दोनों सीरीज में है, सीरीज में तो टोटल वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी, V1 प्लस V2 के बराबर, दैट इज द टोटल वोल्टेज। अब मुझे V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। अब V1 V2 की वैल्यू निकालूंगा तो सबसे पहले V1 वोल्टेज इज इक्वल टू में, अब इस पहले सेल के पास कितनी वोल्टेज आई वो फाइंड आउट करनी है। द फॉर्मूला इज दैट, इससे पहले वाली यूनिट में, इससे पहले वाले लेक्चर में फार्मूला बताया था E माइनस I इंटू R, ये फार्मूला, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा, V इज इक्वल टू में E माइनस I इंटू R, ये फार्मूला मैंने पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, वो फार्मूला होता है। कैसे, इसके अक्रॉस वोल्टेज देखी, इसकी ईएमएफ कितनी है, E, सपोज कर लीजिए E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना R1 और इसमें से करंट कितना हुआ पास I। अब जब R1 रेजिस्टेंस और I करंट पास हुआ है तो दोनों मिलकर एक ड्रॉप बनाएंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R, वो इस ईएमएफ में से माइनस हो गया तो किसके बराबर आ गया, V। कैसे माइनस हुआ, इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है, यहां पे केवल मैंने बता दिया कि कैसे आई ये टर्म, उस लेक्चर को देखिए जाके, पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है। तो V1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 और माइनस में I इंटू R1। सिमिलरली V2 लिखूंगा तो दूसरे सेल के लिए कितना हो जाएगा, E2 माइनस I इंटू R2। ये आपको समझा दिया कैसे आया ऊपर। अब टोटल हम लिखेंगे यहां पे, अगर टोटल V हमने लिख लिया, V लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल V इज इक्वल टू किसके बराबर है, V1। V1 की वैल्यू क्या होगी भाई, E1 माइनस I इंटू R1 प्लस V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, E2 माइनस I इंटू R2। सभी टर्म को एक तरफ कर लीजिए, V किसके बराबर आ गया, E1 और इसके साथ कौन मिल गया, E2 प्लस में माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों से माइनस को कॉमन ले लिया, ये भी आई, I को भी क्या ले लिया कॉमन, अंदर कौन बचा, R1 प्लस R2 बच गया, R1 प्लस R2, दैट इज V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2 हो गया। अब इस इक्वेशन से इक्वेट कीजिए, V का काम तो V कर रहा है और E का काम, जिसको क्या कहेंगे, E इक्विवेलेंट, यानी कि V इज इक्वल टू में E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ये हो गया। अब यहां पे क्या बता रहा हूं मैं, E इक्विवेलेंट का काम तो कौन कर रहा है, ये वाली टर्म E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट कितनी हो गई हमारे पास, ये हो गई है E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में E1 प्लस E2। जब दो सेल को आप किस में जोड़ दोगे, सीरीज में, तो टोटल ईएमएफ हमारे पास क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2 के बराबर, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होते हैं, R1 प्लस R2। बट ये जो सारी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं, आपको ये लगता होगा कि ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो हम वैसे ही कर लें। सीरीज के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, जब इसको आप पैरेलल में करोगे तो बहुत बड़ी बात होने वाली है, वो देखिए कैसे होने वाली है।
उसको देखते हैं। दूसरी हम ले लेते हैं पैरेलल वाली। पैरेलल में, और कैसे, नॉन आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं है, नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल से। ठीक है, देखिए पैरेलल में ले लिया ये पहला सेल और इसके साथ ये लगा दिया दूसरा सेल, इस प्रकार से। ठीक है, पहले की ईएमएफ हमने ले ली E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे की ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ले लिया R2। ठीक है, इसमें से कितना करंट गया I, ऊपर वाली ब्रांच में से कितना जाएगा I1, नीचे वाली ब्रांच में से जाएगा I2, बिकॉज करंट क्या होता है, करंट जो होता है डिवाइड होता है पैरेलल के केस में, आपको पहले ही बताया था पैरेलल के केस में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है, फिर से यहां पे मिलेगा और बाहर क्या निकल जाएगा, I अमाउंट में करंट निकलेगा। अगर ये ऐसा हो रहा है, अब हमारे पास टोटल करंट किसके बराबर होगा, टोटल करंट इज इक्वल टू में करंट I1 प्लस करंट I2, दोनों का समीशन होगा। अब हमें I1 और I2 करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम अलग अलग सेल को उठाते हैं, पहले इस सेल को उठाते हैं। अगर मैं इस सेल की पहले की तरफ वोल्टेज की बात करूं, V की बात करूं, तो दैट इज द E1, दैट इज द E1, दैट इज E1 माइनस I इंटू R1, और करंट भी कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा। अगर मैं यहां से इसको इस तरफ लेके आऊं, इसको इस तरफ लेके आऊं, तो मैं लिख सकता हूं I1 R1 इज इक्वल टू में E1 माइनस V, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से निकाला मैंने I1 की वैल्यू, इट कम्स आउट टू बी E1 माइनस V डिवाइडेड बाय में R1, ये हो गया। तो यहां से I1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज E1 बाय R1 माइनस V डिवाइडेड बाय में R1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया I1, सिमिलरली I2 आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। I2 क्या हो जाएगा हमारे पास, E2 डिवाइडेड बाय में R2 माइनस V डिवाइडेड बाय में R2, क्योंकि जितनी वोल्टेज इसके पास उतनी ही वोल्टेज इसके पास, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है बच्चा लोग, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो टोटल करंट हो जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू में I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू दैट इज द E1 डिवाइडेड बाय में R1 माइनस V डिवाइडेड बाय में R2। ठीक है, प्लस I2 की वैल्यू रखेंगे, दैट इज E2 डिवाइडेड बाय में R2 माइनस V डिवाइडेड बाय में R2, इसके बराबर। सारी एक तरफ वाली टर्म को एक तरफ ले लीजिए, बाकी दूसरी को दूसरी तरफ छोड़ दीजिए। हमने I वाली टर्म को एक तरफ लिया, I वाली टर्म को लिया, देखिए E1 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय में R2 हो गया। अब माइनस साइन यहां से और यहां से माइनस कॉमन आ रहा है और V भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस V को बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ये हो गया। बट अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हुई है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए मुझे V इस तरफ चाहिए और इक्वेशन चाहिए ऐसी, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ऐसी इक्वेशन चाहिए मेरे को इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन मुझे फर्दर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि मैं इस टर्म को इस तरफ लेके जाऊंगा और I वाली टर्म को इस तरफ उठाऊंगा। ऐसे उठाऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, देखिए हमारे पास हो जाएगा, मैं इसको इस तरफ लेके आया तो V इंटू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ये होगा। इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं, इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं, कैसे, R1 R2 का एलसीएम लिया, R1 R2 का एलसीएम लिया, ऊपर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, ये हो गया, इज इक्वल टू इस तरफ कौन बचेगा E1, R2 जाएगा ऊपर प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2, यानी कि R2 इस तरफ, ये इस तरफ आ जाएगा। अब इसके साथ माइनस कौन हो जाएगा, I हो जाएगा, क्योंकि ये I तो उस तरफ गया था। अब हमें यहाँ पे चाहिए V, क्योंकि इस तरफ साइड कौन है, V है, तो V चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, V चाहिए, तो मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, इसको नीचे लेके आया तो दैट इज द E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2, इसके बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय में R1 R2, अब माइनस I और ये टर्म जाएगी ऊपर, तो क्या हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2। अब ये देखिए R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो वोल्टेज आपके पास कितनी हो जाएगी, दैट इज द E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय में क्या बचेगा R1 R2, ठीक है, और माइनस साइन के साथ I इंटू
R1 R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को कंपेरिज कर दिए, V इज इक्वल टू में E इक्विवेलेंट माइनस में I इंटू R इक्विवेलेंट। अब यहां से आपको पता चलेगा, यहां से ये टर्म आई है कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू ये हो जाती है जब हम किस में बात करते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में आप सोच रहे होगे आना तो ऐसे चाहिए था ना, 1/E इज इक्वल टू 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1, ऐसा नहीं होता है, ऐसी गलतफहमी कभी मत पालना, ये आएगा रिजल्ट। देखिए अब मैं लिखता हूं E इक्विवेलेंट का रिजल्ट, देखिए E इक्विवेलेंट का रिजल्ट क्या हो जाएगा, पहले की EMF E1 दूसरे का रेजिस्टेंस प्लस इसके बाद E2 और पहले का रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2। दिस इज द फॉर्मूला, इस प्रकार ऐसे आएगा। तो ये आपको सिखाना चाहता हूं मैं, ये आपके अंदर कंसेप्ट डेवलप करना चाहता हूं जिससे आप IIT नीट को क्रैक करोगे। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि IIT नीट तो बड़ा आसान है, नीट बहुत आसान है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये बोल दिया वो बोल दिया, ये सब फेक बातें हैं भाई। मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कहता हूं बहुत हार्ड है, बट मैं ये कहता हूं कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत कर ली है और एक बुक को उठा के सोल्व कर लिया है, तो उसके बाद आपको कोई मना नहीं कर सकता कि आपका नेट का जो नीट है वो क्लियर ना हो। उसके लिए आपको प्रॉपर चैनल से जाना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंटली सारी चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी ताकि उनका ज्ञान हो, ताकि जब आप एग्जाम के अंदर बैठो तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतने मॉक टेस्ट आपने पहले कर लिए हो, इतनी प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए कि तुरंत आपको पता चल जाए कि इसके अंदर ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। उसके लिए पहले थ्योरी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो, उसी के बाद न्यूमेरिकल पे जाएंगे। वैसे आप कर लीजिए 200 पीवाई का कोई करवा रहा होगा, आपसे 300 क्वेश्चन दे रहा होगा, ऑनलाइन में सोल्व करवा रहा होगा, पहले थ्योरी बेटा, पहले थ्योरी आएगी, कंसेप्ट आएगा, फिर वो सब होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। अगर यही 3 साल के लिए है तो आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। 3 साल के लिए अगर ये आ गया तो प्रॉपर चैनल से फिर से जाना पड़ेगा, उसके अंदर एक E1 E2 E3 R1 R2 R3, फिर आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा पहले के लिए I1, दूसरे के लिए I2, तीसरे के लिए I3, ऐसे सोल्व करना होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको थोड़ा उसके अंदर भी शॉर्ट चाहिए, आप चाहते हो कि सर उसके अंदर हमें शॉर्ट बना दीजिए थोड़ा सा, उसके लिए भी मैं थोड़ा शॉर्ट कर सकता हूं उस चीज को कैसे शॉर्ट कर सकता हूं वो देखिए। सपोज कीजिए हमारे पास अब की बार 3 है, 2 नहीं होकर के 3 है, तो देखिए क्या होगा, दैट इज द E इक्विवेलेंट। मैं इसके लिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसका मतलब ये था कि भाई E1 बाय में R1, इसका मतलब ये था प्लस E2 बाय में R2 डिवाइडेड बाय में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन R2। इस बात का मतलब ये है, सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, यही आएगा, आप आराम से करके देख लेना, यही आएगा 2 सेल के लिए। अगर यही 3 सेल के लिए लिखना होता, ये किसके लिए लिखना होता, 3 सेल के लिए, तो मैं ऐसे लिखता, दैट इज द E इक्विवेलेंट, दैट इज E इक्विवेलेंट। इसको क्लीन कर देते हैं क्योंकि हमारे बाहर आने वाली है, तो ये हो जाएगा E1 बाय में R1 प्लस दैट इज E2 बाय में R2 प्लस E3 बाय में R3 डिवाइडेड बाय में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसे करते करते कहीं तक पहुंच जाओ, n सेल तक पहुंच जाओ, इस प्रकार आपको लेना है, ये सिंप्लीफाइड वे हो जाएगा। नहीं तो इस फार्मूले से केवल 2 सेल के लिए, इसको आगे तक बढ़ाना तो इसके फॉर्म में चेंज कीजिए इसको और उसके बाद सोल्व कर लीजिए। तो दैट इज द सेल्स, ये सेल्स की बात है। अब इसके बाद एक फैक्ट और इसके अंदर, फन फैक्ट और भी आ रहे हैं इसके अंदर, और वो फन फैक्ट ये आ रहे हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, अब सपोज कीजिए हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, ये हमने सेल्स हैं, जैसे कि एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ सेल है। हमने गलती से क्या किया, एक सेल को रॉन्गली प्लेस कर दिया, यहां से उठा के इसका नेगेटिव पॉजिटिव बदल दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब की बात, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर दिया, बाकी सबका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो एक सेल को रॉन्गली प्लेस किया मैंने, वन सेल रॉन्गली प्लेस, हम क्या रखेंगे, वन सेल रॉन्गली प्लेस। अगर एक सेल को रॉन्गली प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, तब ईएमएफ क्या होगी, तब ईएमएफ क्या होगी। अगर टोटल ईएमएफ, जो टोटल ईएमएफ हमारे पास कितनी होनी चाहिए, n इंटू ई, क्योंकि एक सेल की ईएमएफ ई है तो n सेल की ईएमएफ कितनी होगी, n ई। एक सेल की पोलैरिटी को चेंज कर दिया तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू ई के बराबर, याद रखना। अब बच्चे क्या करते हैं, एक सेल की पोलैरिटी को चेंज किया तो एक ही सेल की ईएमएफ को क्या करते हैं, पलटते हैं, बट ऐसा नहीं करना, 2 सेल्स की ईएमएफ पलटेगी। कैसे पलटेगी, देखिए जब मैंने एक सेल को उठा के बाहर निकाल लिया तो एक ही कम हो गया, अब उसके एन ई में से एक ही माइनस हो गया। अब एक हमने क्या किया, उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, पहले उठा के और उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया तो 2 ही कम हो गए। अब इसका मतलब समझिए, सपोज कीजिए कि ये कोई हमारे पास बुग्गी है, इस प्रकार से यहां पे 10 केजी वेट रखा हुआ, 10 केजी वेट,
ठीक है। अब इस 10 kg वेट को उठाया तो इस बुग्गे में से कितना वेट कम हो गया, आगे की तरफ से, इसके अगले पार्ट से, अगले, ये है फॉरवर्ड पार्ट और ये है बैकवर्ड पार्ट। तो फॉरवर्ड पार्ट से कितना वेट कम होगा, 10 किलोग्राम। इसको उठा के पीछे रख दिया मैंने, तो 10 किलोग्राम ये हटा और 10 किलोग्राम पीछे रखा, तो इसका मतलब आगे की तरफ से कितना किलोग्राम के कारण ऊपर जाएगा, वो 20 किलोग्राम के कारण। इसी प्रकार यहां से भी कितना कम होगा, 2 इंटू ई के बराबर कम होगा। इस बात को आप याद रखिए। अगर आपके सेल्स सीरीज में है तो आपको वोल्टेज ज्यादा मिलेगी। हमेशा जब सेल्स को सीरीज में लगाओगे तो ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, सेल्स को पैरेलल में लगाओगे तो ज्यादा करंट मिलेगा, और सेल्स को मिक्स्ड ग्रुप में लगाओगे तो ज्यादा पावर मिलेगी। रिमेंबर दैट, सेल्स को सीरीज में लगाया तो हमें ज्यादा वोल्टेज मिली, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होती है ना, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 सब क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, इसलिए मैक्सिमम करंट मिलेगा, और मिक्स्ड ग्रुपिंग में पावर ज्यादा मिलेगी। रिमेंबर दिस फन फैक्ट, ये याद रखें। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल है, ये क्या कहता है, ए बैटरी कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल नंबर ऑफ एन आइडेंटिकल सेल। सभी सारे आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल नहीं, आइडेंटिकल है। इंटरनल रेजिस्टेंस आर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सभी को किस में कनेक्ट किया, सीरीज में। द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड, जब बैटरी के टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया है। एंड द करंट आई इज मेजर्ड, विच ऑफ द ग्राफ शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द आई एंड एन, उसके बीच। अब देखिए आपने निकाला था करंट इज इक्वल टू में टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ इज एनई, और टोटल रेजिस्टेंस था एन आर प्लस में आर, ये था आपके पास। अब उन्होंने क्या किया है, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टर्मिनल ऑफ बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है उस सर्किट के अंदर बहुत सारा करंट, ओपन सर्किट का मतलब होता है उसके अंदर ज्यादा वोल्टेज। जब ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए मैं आपको समझा देता हूं तभी आप इसको कर पाओगे। जैसे ये वायर कनेक्ट है, ये बीच में वायर कनेक्ट है, ठीक है। अब इसको कर दिया ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब बीच में से काट दिया। अब बीच में से काट दिया तो यहां से जो करंट जा रहा है वो आगे नहीं जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। तो करंट क्या हो गया, लेस हो गया, जीरो के बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाता है, जब शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं तो उस सर्किट के अंदर करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम करंट मिलता है, ज्यादा करंट मिलता है। और ज्यादा करंट कब मिला था, ज्यादा करंट हमें तब मिला था, ज्यादा करंट क्या हो जाएगा, मतलब आर जो है, जो हमारा आर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉलर 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 देन किससे हो जाएगा, एन आर से। तो आई किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, एन इंटू ई डिवाइडेड बाय में एन इंटू आर। एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आई इज इक्वल टू में ई डिवाइडेड बाय में आर। इसका मतलब करंट एन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, डिपेंड नहीं कर रहा तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, करंट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन एन, एन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हमें ये ग्राफ शो करना था, हमने क्या किया, एन आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया, प्रत्येक का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। और इसके बाद एक खास बात और बता दूं मैं, इसको इससे और भी इजी तरीके से बता दूं आपको। देखिए उसने क्या कहा, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, करना ही नहीं कुछ, फॉर्मूला हमारे पास आया एन इंटू ई डिवाइडेड बाय में एन इंटू आर प्लस में आर, दैट इज सॉरी दैट इज आर एन आर प्लस में आर, ठीक है। सभी सेल्स को किसमें जोड़ा है, सीरीज में। बाहर से कोई रेजिस्टेंस लगाया नहीं, बोला ही नहीं क्वेश्चन में कोई रेजिस्टेंस आर लगा रखा है, बोला ही नहीं अगले ने। जब बोला ही नहीं है तो इस आर को क्यों ऐड कर रहे हैं, टोटल करंट हमारे पास एन इंटू ई डिवाइडेड बाय में एन इंटू आर, एन से एन कैंसिल, आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय में आर। तो इंडिपेंडेंट, तो ये ऑप्शन इस तरह से, अगर उससे आर होता तो कैसे टैकल होता वो अलग बात थी, ये आ जाएगा। और ये 2018 के अंदर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, रिमेंबर दैट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर इस प्रकार, ठीक है। बाहर से कोई रेजिस्टेंस इस पे लगाया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि ये आपको दिखाया गया ऊपर, मैं पढ़ देता हूं। टू बैटरीज, वन ऑफ ईएमएफ 18 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। इस प्रकार एक बैटरी है, इसका जो हमारे पास है 2 ओम का तो रेजिस्टेंस है, 18 वोल्ट की बैटरी है। ये दूसरी बैटरी है, यहां पे ये 12 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऊपर हमने लगा दिया इसके वोल्ट मीटर यहां पे इस प्रकार, ठीक है। EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड एज शोन द वोल्टमीटर वी रिकॉर्ड रीडिंग। इस वोल्टमीटर की रीडिंग बताने कितनी, 30 वोल्ट, 18 वोल्ट, 15 वोल्ट और 14 वोल्ट। 2005 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, जब आपके पास क्या था, सीबीएसई पीएमटी होता था, तब ये क्वेश्चन आया हुआ। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो सबसे पहले वोल्टमीटर की रीडिंग हमें पता करनी है। अब वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी इसी के अक्रॉस वही वोल्टेज होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। अब ये जानना है कि कैसे हम इसको सोल्व करें। उसको सोल्व करने के लिए देखिए आप ये कह सकते हो जी, कई बच्चे क्या करेंगे 18 वोल्ट पे लगा देंगे, वो कहेंगे जी 18 वोल्ट है और पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो लगा दो, ऑप्शन में दिख रहा है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा अगला। ये इसके साथ साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस और भी दे रखा है,
है। जब इस सेल में करंट जाएगा और 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा तो V किसके बराबर होता है, अभी अभी फार्मूला बता, E माइनस आई इंटू आर। कोई ना कोई ड्रॉप होता है, वो ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के कारण होगा, आई करंट के कारण। बट अभी हमारे पास करंट है ही नहीं, करंट नहीं है तो करंट निकाल लीजिए। देखिए हमारे पास एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार। और है क्या, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। ये 18 वोल्ट की बैटरी, ये 12 वोल्ट की बैटरी, ये 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी। अगर ऐसा है और इस सर्किट में से करंट आ रहा है, इस सर्किट में से करंट आ रहा है, तो किस प्रकार होगा, टोटल हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 2 और 1 3 ओम, 3 ओम। ये पूरा सीरीज में चल रहा है, पूरा सिस्टम सीरीज में चल रहा है, ठीक है, तो 3 ओम रेजिस्टेंस। अब 18 वोल्ट की बैटरी ये और 12 वोल्ट की ये बैटरी, दोनों को माइनस करना पड़ेगा तो कितनी वोल्टेज आएगी, 6 वोल्ट आएगी। करंट कितने के बराबर आया, 6 डिवाइडेड बाय में 3, तो ये हो जाएगा 2 एंपियर करंट। इसके पास कितना, 2 एंपियर करंट। अब इस ब्रांच में देखिए, अब इस पे लगा लेते हैं हम, इस वाले पे लगाते हैं। देखिए V इज इक्वल टू में E की वैल्यू कितनी है, 18 वोल्ट, माइनस में I आ गया 2, और ये रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम, तो 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 14 वोल्ट हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 14 वोल्ट, डी ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार, क्योंकि इसके अक्रॉस है वही इसके क्रॉस रीडिंग आएगी वोल्टमीटर की। अब कोई कहेगा कि इसके ऊपर कैसे लगा दिया, कोई सी की क्वेरी हो सकती है। इसके ऊपर देखिए सर्किट के अंदर, पूरा सर्किट के अंदर जब घूम के देखोगे, यहां से सपोज कीजिए ऐसे घूम के देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये 18 वोल्ट की बैटरी और ये 12 वोल्ट की बैटरी एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि इसके पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। जब पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है तो जो ज्यादा वोल्ट की बैटरी है 18 वोल्ट की, उसमें से 12 वोल्ट माइनस होकर कितना बचता है, 6 वोल्ट। अगर इसका पॉजिटिव से नेगेटिव से कनेक्ट होता तो फिर हम क्या करते, तब हम करते उसको ऐड। अब इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, ये देखिए, जब इसका पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, बट जब नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है तो ईएमएफ को माइनस किया जाता है। यहीं पे मैंने ये बात समझाई थी, इसलिए हमने क्या किया, देखिए जब पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हुआ तो हमने ईएमएफ को क्या करना पड़ेगा, वहां पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है, ये क्वेश्चन ये बाय मिस्टेक मैंने डाल दिया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये पावर का क्वेश्चन है, तो इसका भी यूज उसमें, बट ये पावर का क्वेश्चन है, इसलिए पावर के क्वेश्चन को हम अभी नहीं करेंगे, उसको बाद में देखेंगे पावर के क्वेश्चन को, ठीक है। पावर वाला जब पार्ट कराऊंगा तो पावर के क्वेश्चन को वहीं सोल्व कर लेंगे हम करेंगे लास्ट वाला पार्ट। देखिए लास्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की बात करते हैं। क्या कहता है कि 2 बैटरीज हैं, ईएमएफ 4 वोल्ट एंड 8 वोल्ट है। देख लीजिए 2 बैटरी जिसकी ईएमएफ 4 वोल्ट, ये डायग्राम मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं, ठीक है, इस प्रकार। और यहां पे बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होगा। देखिए 4 वोल्ट की ये रही और 8 वोल्ट की ये रही, 4 वोल्ट 8 वोल्ट की बैटरी इस प्रकार हो गई। अब 2 बैटरी आपके पास है, 2 बैटरी आपके पास है इतनी, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस एक का 1 ओम और एक का कितना दे रखा है, 2 ओम के बराबर दे रखा है। और सर्किट विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, 9 ओम के रेजिस्टेंस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है। सो द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड पी क्यू, पी और क्यू के बीच करंट कितना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। मैं इसको बना ही देता हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा छोटा है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार, और ये एक बैटरी। अब दूसरा, सॉरी, इसके बाद क्या हो गया हमारे पास, इसके बाद होगी दूसरी बैटरी और इसके साथ हो गया रेजिस्टेंस। ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 4 वोल्ट की बैटरी है और ये 8 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की, और इस पूरे सिस्टम को कनेक्ट कर दिया है 9 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। ये से कनेक्ट, और ये P है और ये क्या हुआ है। अब ये सर्किट सारा तो सीरीज में चल रहा है, आपको पता ही है सर्किट सीरीज में चल रहा है, तो मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट क्या हो जाएगी, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस जो टोटल होगा, यही तो होना है, इसी का तो फार्मूला है। अब देखिए टोटल ईएमएफ कैसे होगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव फिर से कनेक्ट हो रहा और यहां से मिलकर नेगेटिव से नेगेटिव मिल रहा, तो दोनों एक दूसरे में से क्या होंगे, माइनस। पहले ही बता पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होता है तो नेगेटिव होता है, तो यहां पे कितना होगा, 4 वोल्ट, 8 माइनस 4, 4 वोल्ट, ठीक है। और इसके साथ 9 ओम रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज, सॉरी 4 वोल्ट हो गया। अब 1 ओम रेजिस्टेंस ये, 2 ओम रेजिस्टेंस ये और 9 ओम रेजिस्टेंस ये, तीनों है सीरीज में। सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 9 12, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना 12। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 एंपियर करंट,
तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 एंपियर। 1/3 एंपियर एक में ही है तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, एक ही निकालने के बाद। पर हम दूसरा पार्ट भी निकालेंगे तो इस पी और क्यू के बीच कितनी वोल्टेज होगी ये जानना चाहता है वो। अब ये जानने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास हो गया, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। 1/3 एंपियर आ गया। अब यहां पे मैं कह सकता हूं कि यहां से जो करंट पास हो रहा है वो कितना पास हो रहा है 1/3 एंपियर, किसी डायरेक्शन में पास कर लीजिए, ये 1/3 एंपियर करंट पास हो रहा है। अब 1/3 एंपियर करंट पास हो रहा है तो इन दोनों की वोल्टेज मिला के हमारे पास क्या आई थी, टोटल ईएमएफ 4 वोल्ट आई थी। अब इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस वो होगा I इंटू R1 रेजिस्टेंस माइनस I इंटू R2 रेजिस्टेंस। ये किसके बराबर होता है, V के बराबर, क्योंकि V का फार्मूला क्या होता है, टोटल ईएमएफ माइनस में IR। देखिए E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट, ये करवाया था ना फार्मूला, यहां पे बता देता हूं। देखिए अभी तो फार्मूला कराया जब दो नॉन आइडेंटिकल सेल किस में कनेक्ट थे, V इज इक्वल टू में E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट इंटू I। कब था ये फार्मूला, ये फार्मूला था जब नॉन आइडेंटिकल सेल सीरीज में कनेक्ट थे। ठीक है, ये रहा टोटल ईएमएफ। कब थे, देखिए इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, तब ऐसे ही कर रखा है ना, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से है, बट उन्होंने पोलैरिटी को अपोज कर रखा, तो यहां क्या साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो देखिए इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू में 8 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, ये होगी ई इक्विवेलेंट, माइनस साइन के साथ आर इक्विवेलेंट कितना हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यहां से आता का पी से क्या हो, इसको नहीं इंक्लूड करना क्योंकि अगला किसके बीच पूछ रहा है, पी और क्यू के बीच, 2 ओम प्लस 1 ओम दैट इज 3 ओम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय में टोटल करंट कितना पास हो रहा है 1/3 एंपियर, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 माइनस 4 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। तो कितना आंसर आया, ये वाला 3 वोल्ट और 1/3 एंपियर। आज के लिए इतना ही, कोई और चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, टेलीग्राम पे मेंशन कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन मिलेगा। आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।